तो सिंप्लेक्स मेथड का न्यूमेरिकल आज हमको देखना है। क्वेश्चन लेते हैं एक हम। क्वेश्चन है हमारे सामने, मैक्सिमाइज जेड इज इक्वल टू मैक्सिमाइज जेड इज इक्वल टू 10x1 प्लस 8x2। ठीक है, साथ में कंस्ट्रेंट्स आपको दिए हैं, सब्जेक्टेड टू और कंस्ट्रेंट है हमारे पास 2x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 40। नेक्स्ट कंस्टेंट है हमारे पास 2x1 प्लस 3x2 लेस देन इक्वल टू 80। ठीक है, और साथ में नॉन नेगेटिविटी कंस्टेंट हर क्वेश्चन में हम लेते ही है, x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये सिंप्लेक्स मेथड के लिए एक प्रॉब्लम है हमारे सामने जिसे हमें सॉल्व करना है, और स्टेप वाइज हम इसको सॉल्व करेंगे। तो प्रॉपर स्टेप्स का आप ध्यान रखिएगा, उससे साथ साथ में राइट डाउन करते जाएंगे तो आपको प्रॉपरली ये समझ में आता जाएगा। अब जो फर्स्ट स्टेप इसमें रहेगी, सबसे पहली स्टेप जो हमारी रहेगी, इस क्वेश्चन को हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के लिए आपको यहाँ पर कुछ स्लैक वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस करना पड़ेंगे। ठीक है, दो टाइप के वेरिएबल्स हम लेते हैं जिन्हें हम बोलते हैं स्लैक वेरिएबल्स एंड सरप्लस वेरिएबल्स। तो स्लैक वेरिएबल्स का कब यूज किया जाता है, जब इनइक्वालिटीज, यहाँ पर हमें दो इनइक्वालिटीज दी हैं, इनइक्वालिटीज में लेस देन इक्वल टू वाला साइन यूज करते हैं। लेस देन इक्वल टू वाला अगर इनइक्वालिटी आपको दिया है तो इस इनइक्वालिटीज को इक्वेशन में चेंज करने के लिए हमें स्लैक वेरिएबल्स का यूज करना पड़ेगा। स्लैक वेरिएबल कब यूज करते हैं, जब इनइक्वालिटीज में लेस देन इक्वल टू का साइन दिया होता है। सो अगर हम इसे डिफाइन करें स्लैक वेरिएबल्स को, तो हम कह सकते हैं इफ constraint is less than or equal to sign, then to convert it into an equality we add something positive to the left hand side। अब लेफ्ट हैंड साइड, इस इनइक्वालिटी के लेफ्ट हैंड साइड में हमें कुछ ना कुछ पॉजिटिव टर्म ऐड करना पड़ती है। तो जिस पॉजिटिव टर्म को हम ऐड करते हैं हम बोलते हैं स्लैक वेरिएबल। और स्लैक वेरिएबल जो है वो क्या हो सकते हैं, यहाँ पर स्लैक वेरिएबल्स अनयूज्ड अमाउंट ऑफ रिसोर्स। इसमें हो सकता है आपका मशीन टाइम जो प्रॉपर आपने अगर यूज नहीं किया है, लेबर आवर्स हो सकते हैं, इसमें मनी हो सकती है, या और भी कोई अदर रिसोर्सेस हो सकते हैं जिनका कि आपने प्रॉपरली यूज नहीं किया है। तो ये सब आते हैं स्लैक वेरिएबल्स की कैटेगरी में। तो हम यहाँ जो क्वेश्चन है इसको सबसे पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। लेस देन इक्वल टू टाइप की इनइक्वालिटीज है, तो यहाँ पे हमें स्लैक वेरिएबल्स S1 और S2 का यूज करना पड़ेगा। तो इसके अकॉर्डिंग जो आपका ऑप्टिमाइजेशन फंक्शन है जेड वो भी चेंज हो जाएगा और हो जाएगा 10x1 प्लस 8x2। ठीक है, साथ में हम एक इसमें स्लैक वेरिएबल्स लेंगे 0s1 प्लस 0s2, क्योंकि यहाँ पर स्लैक वेरिएबल्स 0 इसलिए लिया गया है क्योंकि ऑब्जेक्टिव फंक्शन में इसका कोई काम नहीं रहेगा और इसमें ऐड करने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन इक्वेशन यूनिफॉर्मली बनाए रखने के लिए हम इसमें 0s1 प्लस 0s2 ऐड करते हैं। जो कंस्टेंट है सब्जेक्टेड टू, कंस्टेंट में अगर हम देखें तो कंस्टेंट हमारा हो जाएगा 2x1 प्लस x2 और साथ में हम लेंगे प्लस s1
और चाहे तो आप साथ में ले सकते हैं प्लस 0s2 लेस देन इक्वल टू 40। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सिलेक्ट वेरिएबल s1 और s2 को लिया है। s1 का वैल्यू है 1 और s2 की वैल्यू 0 यूनिट हमने यहाँ पर ली है। ठीक है, तो इस टाइप से हम ले सकते हैं। सेकंड वाला जो इक्वेशन है हमारे पास वो हो जाएगा 2x1। अब यहाँ पे लेस देन इक्वल टू का साइन हटा लेंगे क्योंकि हमने इसको इक्वेशन में कन्वर्ट कर लिया। 2x1 प्लस 3x2 प्लस 0s1 प्लस s2 इज इक्वल टू 80। तो यहाँ तक हमने क्या किया है, यहाँ अभी हमने सबसे पहला फर्स्ट स्टेप जो लगाई है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करा है, और स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के लिए हमने इसे स्लैक वेरिएबल्स इसमें इंट्रोड्यूस कर दिए। सेकंड इक्वेशन, अब जो सेकंड स्टेप हमें यहाँ पर देखना है कि वो ये चेक करना है कि राइट हैंड साइड में जो वैल्यूज दी है हमें कंस्टेंट की वैल्यू वो पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो यहाँ पर सारी वैल्यूज कैसी दिख रही है, हमें पॉजिटिव दिख रही, और इन सभी वैल्यूज को हम bi से डिनोट करते हैं। तो हम लिखते हैं सिंस ऑल दी bi, सिंस ऑल दी bi मींस ये वैल्यू जो इनइक्वालिटीज वाली रहती है वो कर देंगे। सिंस एक मिनट वेट कीजिएगा, फोटो खींच लो उसके लिए, नहीं खींचा लो। ठीक है, तो सिंस ऑल दी bi values are positive, that means greater than 0, so we can choose an initial basic feasible solution. We can choose a basic initial basic feasible solution. तो सबसे बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन आपके लिए क्या होगा? अगर ये प्रोडक्शन सिस्टम है तो आप x1 x2 को जो है मैन्युफैक्चरिंग में मत कीजिए। दैट मींस x1 एंड x2 दोनों की वैल्यू आप 0 मानकर इसका बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो अगर आप x1 और x2 दोनों को 0 रखते हैं यहाँ पर, तो उस कंडीशन में आपका क्या होगा कि जो आपका मैक्सिमाइजेशन फंक्शन है उसकी वैल्यू z की वैल्यू 0 आ जाएगी। साथ साथ में जो आपको इक्वेशंस मिली है यहाँ पर 2x1 प्लस x2, यहाँ पर फर्स्ट वाली इक्वेशन से आपको मिलेगा s1 इक्वल टू 40 और सेकंड वाली इक्वेशन से आपको मिलेगा s2 इक्वल टू 80। आप यहाँ पर s1 और s2 जो स्लैक वेरिएबल्स है उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है उसमें हमें जो करना रहेगा मेक एन इनिशियल सॉल्यूशन टेबल। सेकंड स्टेप जो हम लगाएंगे, फर्स्ट स्टेप तो आपकी हो गई, स्टैंडर्ड फॉर्म बना लिया आपने। सेकंड स्टेप जो आपको फॉलो करना है, सेकंड स्टेप में आपको बनाना रहेगा बेसिक इनिशियल सॉल्यूशन टेबल, या इसको बोलते हैं हम इनिशियल सॉल्यूशन टेबल, इनिशियल सॉल्यूशन टेबल। अब टेबल में जिस तरीके से बना रहा हूँ आप उसे ध्यान से बनाइएगा और इसको प्रॉपर्ली ध्यान रखिएगा जब भी, क्योंकि क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले आपको यहाँ पर टेबल ही बनाना पड़ती है, और अगर टेबल आपने प्रॉपर्ली बना ली है तो आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट जो इसमें आता है टेबल में वो रहेगा प्रॉफिट पर यूनिट, प्रॉफिट पर यूनिट। लिखिए आप प्रॉफिट पर यूनिट, प्रॉफिट पर यूनिट। ठीक है, प्रॉफिट पर यूनिट लिया। सेकंड कॉलम आपका रहता है वेरिएबल्स इन द बेसिस, वेरिएबल्स इन द
बेसिस, वेरिएबल्स इन द बेसिस। ठीक है। थर्ड आपका रहेगा सॉल्यूशन वैल्यू, सॉल्यूशन वैल्यू। ठीक है, इसको हम एक्स बी से डिनोट करते हैं, एक्स बी। ठीक है, नेक्स्ट कॉलम रहेगा आपका वेरिएबल्स का, वेरिएबल्स। तो कितने वेरिएबल्स हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं, हमारे पास 4 वेरिएबल्स है, x1, x2, s1 एंड s2। ठीक है, वेरिएबल्स के बाद नेक्स्ट जो कॉलम आपको बनाना है लास्ट में वो रहेगा मिनिमम रेशियो, मिनिमम रेशियो। और मिनिमम रेशियो को डिनोट करते हैं हम एक्स बी बाय एक्स एन से, एक्स बी बाय एक्स एन। इस तरीके से आप इसको यहाँ बना सकते हैं। ठीक है, इस टेबल को कंप्लीट करते हैं। तो फर्स्ट वाला कॉलम आपको बता रहा है प्रॉफिट पर यूनिट। तो इनिशियली आपने क्या किया है कि जो x1 और x2 की वैल्यूज ली थी, वो वैल्यूज आपने ली थी 0 0, और वेरिएबल्स इन द बेसिस आपको मिले थे s1 एंड s2। तो ये वैल्यू आपको मिल जाएगी s1 s2। इसके करस्पॉन्डिंग आपकी x1 x2 की इनिशियल वैल्यूज थी, वो थी 0 0। तो प्रॉफिट पर यूनिट आपको अभी इनिशियली कितना मिल रहा है, 0 0। अब S1 और जो सॉल्यूशन वैल्यूज है, सॉल्यूशन वैल्यूज क्या होगी, इक्वेशन की जो राइट हैंड साइड वाली वैल्यूज है वो आपके लिए सॉल्यूशन वैल्यूज होंगी। तो हमारे पास दो इक्वेशन है, फर्स्ट वैल्यू है हमारे पास 40 और यहाँ पर वैल्यू है हमारे पास 80, 40 एंड 80। ठीक है, नेक्स्ट आपको इसमें जो वैल्यू फाइंड आउट करना रहेगी x1 x2 और s1 s2 की वैल्यूज पुट करना है इक्वेशंस में से। तो आप यहाँ देखिए, इधर x1 का कोफिशिएंट है यहाँ पर 2, तो x1 वाले कॉलम में कोफिशिएंट हम लिखेंगे 2। सेकंड x2 का कोफिशिएंट है 1, तो यहाँ पर कोफिशिएंट आएगा 1। s1 का कोफिशिएंट 1 है, 1 लिखेंगे। s2 कोफिशिएंट 0 है, तो यहाँ 0 लिख देंगे। सिमिलरली सेकंड इक्वेशन देखेंगे, सेकंड इक्वेशन जब हम देख रहे हैं तो यहाँ पर भी कोफिशिएंट चेक करेंगे। x1 का कोफिशिएंट आ रहा है 2, x2 का कोफिशिएंट है 3, फिर s1 कोफिशिएंट है 0 और s2 कोफिशिएंट आ रहा है 1। इस तरीके से इसको लिख लेंगे और जो इक्वेशन है इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, यहाँ से फिर आप एक लाइन बनाइए, क्योंकि ये एक कॉलम आपका अलग सेपरेट हो जाएगा, ये पूरी रोज आप सेपरेटली लिख लीजिए। टेबल को आगे एक्सटेंड करते हैं और अब नेक्स्ट आपको लिखना रहती है सीजे वैल्यूज, सीजे वैल्यूज। सीजे वैल्यूज दैट मींस आपको जो इक्वेशन दी है, मैक्सिमाइजेशन फंक्शन जो दिया है उसकी वैल्यूज आपको यहाँ पर पुट करना है। यहाँ पर x1 का कोफिशिएंट कितना है 10, x2 कोफिशिएंट है 8, s1 कोफिशिएंट जो है वो है 0 और s2 का कोफिशिएंट आ रहा है 0। तो ये वैल्यू आपकी मिल गई सीजे की। फिर आपको नेक्स्ट निकालना रहता है जेड जे वैल्यूज। अब जेड जे वैल्यूज निकालने के लिए आपको यहाँ लिख लीजिए, आपको क्योंकि बार बार याद रखना पड़ेगा कि जेड जे की वैल्यू कैसे आ रही है। तो वो आता है पीपीयू, पीपीयू इंटू एक्स एन की वैल्यू, पीपीयू इंटू एक्स एन वैल्यू जो होती है, इससे ये वैल्यूज आपको मिलेंगी। तो जेड जे की वैल्यू पीपीयू आपको दिख रहा है और साथ में एक्सएन, या अगर हम बात करें जिस भी पर्टिकुलर कॉलम की बात करेंगे उसको हमने नाम दे दिया है एक्सएन। तो अगर मैं यहाँ लिखूं तो 0 इंटू फर्स्ट वाला कॉलम x1 है, तो 0 इंटू 2, 0 इंटू 2 कितना होगा, 0 हो जाएगा, प्लस 0 इंटू 2 तो भी हो जाएगा, तो 0 प्लस 0, जेड जे की फर्स्ट वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। सिमिलरली 0 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 3, ये वैल्यू भी 0 हो रही है।
0 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0, ये वैल्यू भी 0 हो जाएगी। फिर चेक करेंगे 0 इंटू 0, फिर 0 इंटू 1, तो ये वैल्यू भी 0 हो जाएगी। तो जेड जे की सारी वैल्यूज आपकी किस तरीके से आ रही है, 0 वैल्यूज आ रही है। फिर नेक्स्ट आपको फाइंड आउट करना रहता है सीजे माइनस जेड जे, सीजे माइनस जेड जे। तो सीजे आपके पास 10 है, 10 माइनस 0 10, 8 माइनस 0 8, 0 माइनस 0 0 और 0 माइनस 0 0। अब नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें आती है कि ये जो भी कॉलम आपने चारों लिए हैं, x1 x2 s1 s2 वाले जो कॉलम्स आपने यहाँ ड्रॉ किए हैं, इन कॉलम्स में आपको सीजे माइनस जेड जे की जो वैल्यूज है, सीजे माइनस जेड जे की मैक्सिमम वैल्यू देखना है। तो सीजे माइनस जेड जे की मैक्सिमम वैल्यू जो मिल रही है हमें x1 कॉलम में मिल रही है। सीजे माइनस जेड जे की जो मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है वो x1 कॉलम में मिल रही है, और जो वैल्यू है वो है 10। तो वैल्यू आ रही है 10। ये जो 10 रहेगा इसको हम बोलेंगे 10 जिस भी कॉलम में आ रहा है वो हमारा हो जाएगा की कॉलम। यहाँ लिख लीजिए, इस कॉलम को हम बोलेंगे की कॉलम, की कॉलम। तो की कॉलम हमारा कौन सा हो गया, x1। तो जिस भी कॉलम के करस्पॉन्डिंग हमें की कॉलम मिलता है उसका जो वेरिएबल होता है उसे हम बोलते हैं इनकमिंग वेरिएबल। ये जो x1 है ये हमारे लिए अब क्या हो गया, इनकमिंग वेरिएबल। इनकमिंग वेरिएबल अभी हम अगली टेबल में समझ जाएंगे क्या होता है इनकमिंग वेरिएबल। तो x1 आपके लिए क्या हो गया, इनकमिंग वेरिएबल हो गया। इनकमिंग वेरिएबल हो गया, दैट मींस आपको s1 को अब रिप्लेस करना पड़ेगा x1 से। नेक्स्ट जब इस कॉलम में हम देखेंगे तो आपको लास्ट में एक कॉलम खाली दिख रहा है अभी, जिसको हम बोलते हैं मिनिमम रेशियो। तो मिनिमम रेशियो के लिए हमने लिखा है XB बाय XN, XB बाय XN। अब यहाँ पर X1 XN आप जो लोगे वो की कॉलम वाला XN लेंगे, और XB की वैल्यूज आपके पास यहाँ है। तो आपको क्या करना है, इसमें मिनिमम रेशियो निकालने के लिए आपको 40 डिवाइड बाय 2 करना है। 40 डिवाइड बाय 2, ये वैल्यू आपको मिल जाएगी 20। देन 80 डिवाइड बाय 2, 80 डिवाइड बाय 2, ये वैल्यू आपको मिल जाएगी 40। फिर से समझिए, मिनिमम रेशियो निकालने के लिए आपको XB वाले कॉलम की जो वैल्यूज है उसे डिवाइड करना है आपके की कॉलम की वैल्यूज से। तो आपको यहाँ पर फिर मिल जाएगा मिनिमम रेशियो। तो मिनिमम रेशियो यहाँ पर जो आ रहा है वो आ रहा है 20 और 40। अब इस 20-40 वैल्यूज में हमें देखना है कि मिनिमम वैल्यू कौन सी है। तो मिनिमम वैल्यू कौन सी है, वो वैल्यू आ रही है 20। मिनिमम वैल्यू आपको मिल रही है 20। तो जिस रो में मिनिमम वैल्यू मिलेगी उस रो को हम नाम देंगे की रो। तो आपकी जो फर्स्ट वाली रो है ये होगी की रो, की रो। ये कॉलम था आपका जो x1 वाला कॉलम, ये हो गया की कॉलम। तो की रो और की कॉलम। अब की रो और की कॉलम जहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, 2 पे। ये जो 2 है इसको हम नाम दे देंगे की एलिमेंट। ये हो जाएगा आपके लिए की एलिमेंट, ठीक है। तो की कॉलम और की रो जहां पर इंटरसेक्ट करते हैं उसे हम बोल देते हैं की एलिमेंट। अब यहाँ तक जो है मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब अगर किसी का कुछ डाउट है, कोई कुछ पूछना चाहता है क्वेश्चन, तो वो पूछ सकता है अभी। और ठीक है, किसी को कोई डाउट है इसमें? नो सर। देखिए, टेबल का फॉर्मेट हमेशा ऊपर की वैल्यूज जो लिखी है मैंने वो सारी सेम रहेगी। सीजे की जो वैल्यू है वो हर टेबल में सेम रहेगी। उसके अकॉर्डिंगली जो सारे कैलकुलेशन है वो अब चेंज होते जाएंगे। तो अभी हमने इसमें जो फाइंड आउट किया है उसमें हमें की कॉलम पता चल गया है, की रो पता चल गई है, और की एलिमेंट का हमें पता चल गया है। अब नेक्स्ट जो टेबल हमें बनाना है उसको बनाने के पहले हमें कुछ कैलकुलेशंस और करना पड़ेंगे। तो वो आप ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये स्टेप और इसके बाद वाली जो 2 स्टेप है अगर ये हमें समझ में आ जाती है तो क्वेश्चन पूरा समझ में आ जाए। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है इसलिए इसको ध्यान से समझना, और मैं भी इसको काफी स्लो पढ़ा रहा हूँ ताकि कोई भी प्रॉब्लम उसमें ना आए। तो
सेकंड वाली जो टेबल आपको बनाना रहेगी, इसके बाद आपको एक और टेबल बनाना रहेगी। तो वो टेबल बनाने के पहले आपको कुछ चीजें कैलकुलेट करना पड़ती है। अब देखिए क्या करना रहेगा कि जो मेन हमारा पर्पस है इस पूरे न्यूमेरिकल में, वो है कि आपको सीजे माइनस जेड जे की जो वैल्यूज है, सारी वैल्यूज कैसी आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए। लेकिन यहाँ अभी आपको वैल्यू मिल रही है 10 मिल रहा है, 8 मिल रहा है, 0 और 0 मिल रहा है, जो कि नेगेटिव वैल्यूज नहीं है। तो नेगेटिव वैल्यू हो या सारी वैल्यू 0 होना चाहिए। तो वो वैल्यूज अभी आपको नहीं मिली है, नहीं मिली है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अगली टेबल की तरफ जाना पड़ेगा। अगली टेबल की तरफ जाना पड़ेगा, दैट मीन्स आपको फिर से जो रोज है और कॉलम है इनमें चेंजेस करना पड़ेंगे। तो देखते हैं इसमें क्या होगा। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है कि जब अभी यहाँ पे आपको जो की रो मिल गई है वो फर्स्ट रो थी, इसको हम R1 नाम दे लेते हैं। तो आपकी जो R1 है अभी इस केस में वो की रो है, लेकिन जब आप अगली स्टेप पे जाएंगे तो आपको इस की रो को चेंज करना पड़ेगा। तो की रो को चेंज करने के लिए हम एक फॉर्मूला यहाँ लिख लेते हैं, और उस फॉर्मूले को ध्यान रखते हुए हम सारे चेंजेस इसमें करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या होगा। फॉर्मूला आप लिख लीजिए। थर्ड स्टेप जो आपको सॉल्व करना है उसके लिए फॉर्मूला रहेगा न्यू की रो। न्यू की रो मतलब नई वाली जो R1, आपको अगली टेबल में नया R1 लिखना पड़ेगा, न्यू की रो। उसकी वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, उसके लिए आपको लिखना रहेगा ओल्ड की रो डिवाइड बाय की एलिमेंट। ओल्ड की रो डिवाइड बाय की एलिमेंट। तो ओल्ड की रो के एलिमेंट कौन कौन से हैं, 40, 2, 1, 1, 0। 40, 2, 1, 1 और 0। चाहो तो आप इसको ऐसे लिख लीजिए 40, 2, 1, 1 और 0। 40, 2, 1, 1, 0। उसको की एलिमेंट कौन सा है, ये वाला, जहां पर कि आपका की कॉलम और की रो इंटरसेक्ट करती है वो आपका की एलिमेंट होता है। तो उसको डिवाइड कीजिए आप 2, 2, 2, 2 और 2 से। तो आपको नई की रो के एलिमेंट कौन कौन से मिलेंगे, आपको मिलेंगे 20, 1, 1/2, 1/2 एंड 0। तो आपकी जो नेक्स्ट टेबल बनेगी उस नेक्स्ट टेबल में फर्स्ट वाला जो रो रहेगा उसको हम रिप्लेस करेंगे 20, 1, 1/2, 1/2 और 0 से। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। एक और चीज ये ध्यान रखना है कि आपका इनकमिंग वेरिएबल कौन सा है, x1 है, और आउटगोइंग वेरिएबल कौन सा हो गया है, s1। मतलब जो आपका की कॉलम रहता है उसके सामने ऊपर की तरफ जो वेरिएबल लिखा है वो आपका हो जाता है इनकमिंग वेरिएबल। की रो में जो वेरिएबल इन द बेसिस वैल्यू लिखी रहती है वो हो जाता है आपका आउटगोइंग वेरिएबल। तो अब आउटगोइंग वेरिएबल जो s1 है उसको हम रिप्लेस करेंगे इनकमिंग वेरिएबल से। तो s1 की जगह हमें लिखना रहेगा x1, और उसके अकॉर्डिंगली आपकी जो फर्स्ट वाली रो है वो रो की वैल्यूज चेंज हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट इसमें सेकंड, इसमें थर्ड स्टेप में एक और इम्पोर्टेंट चीज आती है कि की रो तो आपने बना ली नहीं, लेकिन अब की रो के अलावा अदर देन की रो जो रो थी उसका, उसके लिए क्या करें हम। तो उसके लिए क्या करना रहेगा आपको, उसके लिए भी एक फॉर्मूला हम देख लेते हैं यहाँ। लिखते हैं हम न्यू रो अदर देन की रो। न्यू रो अदर देन की रो के अलावा जो दूसरी बाकी बची हुई रो होगी उनका क्या करें। उनके लिए आपको क्या करना है, उनके लिए आपको ये लिखना, इसके लिए ये करना पड़ेगा कि ओल्ड की रो, ओल्ड की रो, ओल्ड की रो, पुरानी वाली जो की रो थी उसके एलिमेंट माइनस आपको जो नए एलिमेंट इन द की रो आए माइनस न्यू एलिमेंट इन की रो।
ठीक है। और इसके साथ में मल्टीप्लाई लेना रहता है एलिमेंट इन द की कॉलम इनटू एलिमेंट इन की कॉलम। ठीक है समझ में? ये फॉर्मूला आप ध्यान रखिएगा, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। न्यू रो अदर देन की रो को छोड़कर जो नई वाली रो रहेगी, तो हमारी की रो पुरानी वाली जो की रो थी वो कौन सी थी, R1। तो जो नया वाला टेबल में हमें R2 बनाना होगा, तो उस R2 के लिए हमें क्या करना होगा, ओल्ड की रो के एलिमेंट, ओल्ड एलिमेंट इन द की रो कौन कौन से है, 40 सॉरी ये अदर ओल्ड की रो एलिमेंट, ओल्ड अदर एलिमेंट इन द की रो लिखना एक्चुअली यहाँ पे हमें, ओल्ड अदर की रो एलिमेंट्स, ओल्ड अदर की रो एलिमेंट्स माइनस न्यू एलिमेंट्स इन द की रो इनटू एलिमेंट्स इन की कॉलम। तो देखो कैसे लिखेंगे इसे, इसको लिखने का एक शॉर्टकट तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, आप वैसे इसको करिएगा। ओल्ड अदर की रो, तो ओल्ड अदर की रो के एलिमेंट कौन कौन से हैं, 80, 2, 3, 0 और 1। तो आप इसको यहाँ साइड में लिख लीजिए, 80, 2, 3, 0 और 1। ठीक है, साथ में माइनस साइन लगा लीजिए क्योंकि फॉर्मूले में आपको क्या लगाना है, माइनस। फिर न्यू एलिमेंट इन द की रो, न्यू एलिमेंट इन द की रो और इनटू, तो न्यू एलिमेंट की रो में कौन से आ गए आपके अभी, 21, 1/2, 1/2 और 0। 21, 1/2, 1/2 एंड 0। ठीक है, इसका जो मल्टीप्लाई है, इसका मल्टीप्लाई आपको लेना है एलिमेंट्स इन द क्यू, एलिमेंट इन द की कॉलम। अब की कॉलम में जो सेकंड वाली रो में एलिमेंट आ रहा है, ये रो ये एलिमेंट भी कौन सा है, 2। तो आपको इस सबको कैसे मल्टीप्लाई करना है, 2 से, 2, 2, 2, 2। ठीक है, आप सॉल्व कीजिए, इससे कितना आ रहा है, तो 80 माइनस 40, ये वैल्यू हो जाएगी आपके लिए 40, 2 माइनस 2 0, 3 माइनस 1 2 और 0 माइनस 1/2 इंटू 2, दैट मीन्स -1 और 1 माइनस 0, 1 माइनस 0 1 ही हो जाएगा। ठीक है, तो अगर इसको रो वाइज लिखना चाहते हैं आप, तो रो में आपको क्या क्या एलिमेंट मिलेंगे, 40 आ जाएगा, एक 0, 2, -1 और 1। अब सेकंड जो हमने थर्ड वाली स्टेप की है, मैं आपको पूरी एक बार फिर से बता रहा हूँ। थर्ड स्टेप जब आप स्टार्ट करेंगे, आपको नई टेबल बनाना पड़ेगी, टेबल नंबर 2 रहेगी, टेबल नंबर 1 आपके सामने बोर्ड पे बनी हुई है। इस टेबल नंबर 1 को टेबल नंबर 2 में जब हम कन्वर्ट करेंगे, उसके लिए आपको ये चाहिए रहेगा कि न्यू की रो। तो पुरानी की रो आपकी कौन सी थी, R1 वाली जो थी, उसको आपने की रो बोला था फर्स्ट टेबल में। सेकंड टेबल में नए एलिमेंट इस की रो में आपको इंसर्ट करना है, वो एलिमेंट कैसे लिखेंगे आप, ओल्ड की रो अपॉन में की एलिमेंट। तो ओल्ड की रो में जो एलिमेंट आपके आ रहे हैं 42, 1, 1, 0, इन एलिमेंट्स को आपको की एलिमेंट से डिवाइड करना। आपका की एलिमेंट है यहाँ पर 2, तो 2 से जब 40/2, 2/2, 1/2, 1/2 और 0/2 करेंगे, तो आपको वैल्यू आएगी 21, 1/2, 1/2 और 0। तो आपकी जो टेबल नंबर 2 रहेगी, मैं अब यहाँ पर सीधे टेबल नंबर 2 बनाते जा रहा हूँ, आप उसको फिर से ड्रॉ करके आपकी कॉपी में बनाइएगा। मेरे पास बोर्ड पे जगह कम है, इसलिए मैं इसी को यहीं पे बना रहा हूँ। तो जब टेबल नंबर 2 में बना रहा हूँ, मेरा 40 वाला एलिमेंट जो है वो कन्वर्ट हो चुका है 20 में, 2 वाला एलिमेंट जो है मेरा वो कन्वर्ट हो चुका है 1 में, यहाँ मैं लिख दूंगा 1। फिर 1/2, 1 रिप्लेस हो चुका है 1/2 से, 1 रिप्लेस हो चुका है 1/2 से, और लास्ट वाला जो है वो रिप्लेस हो चुका है 0 से। सिमिलरली जो मेरा इनकमिंग वेरिएबल था वो x1 था, इनकमिंग वेरिएबल x1 था, तो जहां s1 लिखा है उसकी जगह मैं लिख दूंगा
x1, जहाँ s1 लिखा था उसको रिप्लेस कर दूंगा मैं x1 से, क्योंकि मेरा x1 जो है वो इनकमिंग वेरिएबल है। आउटगोइंग वेरिएबल जो था मेरा s1 था, आउटगोइंग वेरिएबल को मैंने वेरी करके लिख दिया, उसको हटा दिया। अभी मैंने मिनिमम रेशो इसमें निकाला नहीं है, तो ये रो मेरी डिलीट हो गई। तो आपको नई की रो मिल गई है R1 वाली। अब आपको क्या करना है, सेकंड रो निकालना है जो कि अदर देन की रो है। तो अदर देन की रो है, तो उसे निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, साथ साथ में आप ये देखिए कि x1 की जो वैल्यू थे, x1 की वैल्यू जो आपको सीजे में है वो वैल्यू कितनी है 10। तो x1 के साइड में इधर की तरफ आपको वो वैल्यू भी रिप्लेस करना पड़ेगी, तो आप इसको लिख दीजिए 10। ठीक है, तो अब आप देखिए कि सेकंड वाली रो को किस तरीके से रिप्लेस करना, उसके लिए आपके पास फॉर्मूला होगा ओल्ड अदर की रो। ओल्ड अदर की रो कौन सी, मेरी 82, 30 और 1 वाली। इसमें से मुझे माइनस करना है न्यू एलिमेंट इन द की रो। न्यू एलिमेंट इन द की रो कौन कौन से होगा, 21, 1/2, 1/2 और 0 इनटू एलिमेंट इन द की कॉलम। तो इस रो में की कॉलम वाला कौन सा एलिमेंट आ रहा है, तो कौन सा एलिमेंट आ रहा है 2। तो इसे मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना है, और उसके बाद जो भी वैल्यू आएगी मेरी वो सेकंड रो की वैल्यू आती जाएगी। इसको शॉर्ट में अगर करना चाहे तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि जो अदर की रो के एलिमेंट है, अदर एलिमेंट अदर देन की रो, उनको हम लिख लेते हैं 82, 3, 0, 1 इस तरीके से लिख लीजिए आप। उसके बाद माइनस साइन लगा लीजिए, ब्रैकेट लगा लीजिए, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट या लिखिए। फिर नए एलिमेंट आपको जो मिल गए हैं, कौन कौन से मिल गए, नई की रो आपके आ गई है 21, 1/2, 1/2 और 0। तो वो आप इसको लिख लीजिए। इसको फिर जो की एलिमेंट अदर की एलिमेंट पुरानी जो टेबल नंबर 1 में की एलिमेंट के अलावा दूसरे वाली रो में जो एलिमेंट आपको मिल रहा था की कॉलम में वो था 2, तो उस 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए और इसको सॉल्व कीजिए। तो आपको वैल्यूज क्या क्या मिलेगी, 40, 0, 2, -1 एंड 1। इस तरीके से आपकी जो है वो टेबल नंबर 2 जो है वो प्रिपेयर हो जाएगी। तो टेबल नंबर 2 जब प्रिपेयर हो जाएगी तो इसमें फिर से आपको सारे कैलकुलेशन देखना पड़ेंगे। आपको जेड की नई वैल्यूज चेक करना पड़ेगी और आपको सीजे माइनस जेड की भी नई वैल्यूज चेक करना पड़ेगी। अभी तक आपके पास टेबल इतनी बनी हुई है जितनी की यहाँ बोर्ड पे दिख रही है। अब जेड की वैल्यू निकालने के लिए आप फिर से क्या करते हैं, जेड वैल्यू निकालने के लिए आप देखते हैं पीपीयू वाला कॉलम। तो फर्स्ट कॉलम है हमारा, उसका मल्टीप्लाई करना है आपको xn, मतलब x1, x2, s1, s2 वाले जो भी कॉलम है उनके साथ हमें मल्टीप्लाई करना और नीचे वैल्यू लिखना है। तो जब आप इसकी वैल्यू लिखते हैं तो देखिए 10 इंटू, आपको यहाँ करना है 10 इंटू 1, 10 इंटू 1 दैट मीन्स 10 प्लस 0 इंटू 0, तो 0 हो जाएगा। तो टोटल ओवरऑल इसका सॉल्यूशन कितना होगा 10। फिर से देखिए 10 इंटू 1 10 हो जाएगा, प्लस करेंगे 0 इंटू 0 करेंगे तो 0 तो 0 ही है, तो यहाँ वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। फिर यहाँ पे कीजिए आप 10 इंटू 1/2, 10 इंटू 1/2 आपका हो जाएगा 5 और प्लस 0 इंटू 2, तो वो वैल्यू 0 ही रहेगी, तो ये वैल्यू आपको मिल जाएगी 5। नेक्स्ट S1 वाले कॉलम में आप फिर से कीजिए 10 इंटू 1/2, 10 इंटू 1/2 आपको फिर से मिलेगा 5, 0 इंटू -1 करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। लास्ट वाले कॉलम में 10 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 0 करेंगे तो ये वैल्यू 0 ही आ जाएगी। फिर आपको निकालना है यहाँ पर CJ माइनस ZJ की वैल्यू। CJ माइनस ZJ वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। तो CJ माइनस ZJ वैल्यू, CJ वैल्यू आपके पास है, ZJ की वैल्यू आपने निकाल ली है, तो उससे आप CJ माइनस ZJ की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो कितना आएगा 10 माइनस 10 0, 8 माइनस 5 आपको मिलेगा 3, 0 माइनस 5 आपको मिल जाएगा -5। ठीक है, और लास्ट वाला 0 माइनस 0 करेंगे तो ये वैल्यू भी आपको आ जाएगी 0। ठीक है, अब फिर से आप आ जाएंगे स्टेप नंबर 2 पे। स्टेप नंबर 2 में हमने क्या देखा था, हमने ये चेक करा था कि CJ माइनस ZJ में मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू कौन सी है। तो यहाँ पर CJ माइनस ZJ में जो मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू हमें मिल रही है वो वैल्यू है 3। तो जहाँ पर ये मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू मिलती है वो हमारा हो जाता है की कॉलम। तो अभी इस बार हमारा जो की कॉलम है वो कौन सा कॉलम हो गया है,
की कॉलम हमारा हो रहा है x2 वाला, की कॉलम जो है वो हमारा हो रहा है x2 वाला। ये जो x2 जो रहेगा इस बार हमारा इनकमिंग वेरिएबल जो होगा उसको हम बोलेंगे x2, इनकमिंग वेरिएबल। ठीक है, तो इनकमिंग वेरिएबल आपका हो जाएगा x2। अब यहाँ पर साइड में आपको वैल्यू लिखना रहती है जेड की, जो भी आपका ऑप्टिमाइजेशन फंक्शन है उसकी वैल्यू आपको यहाँ जो प्रॉफिट पर यूनिट है उसको उस वैल्यू को आप जब इक्वेशन में रखते हैं जेड वाली, तो आपको वैल्यू मिल जाती है। तो जेड वाली जो इक्वेशन थी आपकी ऑप्टिमाइजेशन फंक्शन वाली, जेड की जो इक्वेशन थी वो वैल्यू है आपके पास 10x1 प्लस 8x2। जब आप यहाँ x2 तो आपका इस केस में x2 अभी जीरो ही है, जब जीरो रखेंगे तो ये वैल्यू तो जीरो हो जाएगी, लेकिन जब यहाँ पर आप इसको 10 रखेंगे, x1 की वैल्यू 10 रखेंगे तो आपको यहाँ पर zj की कुछ वैल्यू मिलेगी, 10x1 प्लस 8x2, ये वैल्यू आपकी हो जाएगी 100। ठीक है, तो आप उसको यहाँ पर लिख सकते हैं। वैसे ये लिखना कंपलसरी नहीं होता है क्योंकि आपको फाइनल आंसर ही फाइंड आउट करना होता है। तो अभी आपको यहाँ पर मिल गया है की कॉलम, तो की कॉलम आपका हो गया x2 वाला कॉलम जिसमें आपका x2 होगा इनकमिंग वेरिएबल। अब आपको इसके बाद जो करना होता है वो आपको वैल्यू जो फाइंड आउट करना है वो रहेगी मिनिमम रेशो की वैल्यू। तो मिनिमम रेशो की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना है कि जो आपका सॉल्यूशन वैल्यू है एक्स बी वाली वैल्यू 20 और 40 जो आई है यहाँ, इस वैल्यू को डिवाइड करना पड़ेगा आपको की कॉलम की वैल्यू से। तो की कॉलम वैल्यू कितनी है यहाँ पर 1/2, तो 20 डिवाइडेड बाय 1/2, तो फर्स्ट रेशो कितना आएगा आपका 20 डिवाइडेड बाय 1/2, तो ये हो जाएगा आपके लिए 40, और 40 डिवाइडेड बाय 2, 40 डिवाइडेड बाय 2, 40 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे जब आप, तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 20। फिर आपको मिनिमम रेशियो देखना है कि इसमें मिनिमम वैल्यू कौन सी है। तो मिनिमम वैल्यू कौन सी मिल रही है आपको 20 वाली। तो जहां पर मिनिमम वैल्यू मिलती है आपको रेशियो की, उस रो को हम बोलेंगे की रो, इसको हम बोलेंगे की रो। और जहाँ की रो रहती है वहां पर आपको मिलता है आउटगोइंग वेरिएबल। तो आपके लिए आउटगोइंग वेरिएबल कौन सा हो जाएगा S2। इस S2 को हम बोलेंगे आउटगोइंग वेरिएबल, आउटगोइंग वेरिएबल। यहाँ पर आपका आउटगोइंग वेरिएबल जो है वो S2 हो जाएगा। इसका मतलब ये रहेगा कि जो नेक्स्ट टेबल आप टेबल नंबर 3 बनाएंगे, उस टेबल नंबर 3 में आपको S2 की जगह रिप्लेस करना पड़ेगा, S2 की जगह रिप्लेस करना पड़ेगा x2 से, और उस x2 की जो CJ वैल्यू रहेगी उसको यहाँ पर आपको रिप्लेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया। अब आपका जो मेन काम है यहाँ पर आपको देखना है कि आपका की एलिमेंट कौन सा है। तो की रो और की कॉलम जहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं वो एलिमेंट जो होता है वो आपका होता है की एलिमेंट। तो इस क्वेश्चन में फिर से जो की एलिमेंट आपको मिल रहा है, की एलिमेंट फिर से जो है वो है 2, ये आपके लिए। तो की एलिमेंट आपको फिर से मिल रहा है 2। तो ये टेबल नंबर 2 कंप्लीट हुई है। इस टेबल हुए हमें फिर स्टेप फॉलो करेंगे वहां पर और फाइंड आउट करना रहेगी। तो फॉर्मूले दोनों मैंने वहीं लिखे हैं, आपको न्यू की रो निकालना रहेगी। तो अभी यहाँ पर आपकी नई वाली की रो कौन सी आ रही है, अभी जो की रो आपको मिली है वो है R2। तो आपको नया R2 फिर से पता करना रहेगा। नया R2 पता करने के लिए यहाँ मैंने पिछले वाले केस में आपकी की रो जो थी R1 थी, तो आप इस वाले केस में कौन सी है R2। तो आपको नई R2 की वैल्यू निकालना है, तो उसको हम लिखेंगे ओल्ड की रो अपॉन में की एलिमेंट। करके देखते हैं एक बार। ठीक है, ओल्ड की रो के एलिमेंट कौन कौन से मिल रहे हैं आपको 40, 0, 2 और -1। 40, 0, 2, -1 और 1। ठीक है, की एलिमेंट फिर से कितना है, की एलिमेंट है हमारा 2। अब हम टेबल नंबर 3 बनाने जा रहे हैं, और उसके लिए हमने फिर से डिवाइड किया 2, 2, 2, 2 और 2 से। तो ये वैल्यूज आपको मिलेगी 20, 0,
1 -1/2 और +1/2। ठीक है, इसका मतलब टेबल नंबर 3 में जो आपकी पुरानी वाली की रो है वो रिप्लेस हो जाएगी नई की रो से, नई वैल्यू से 20 0 1 -1/2 और 1/2 से। तो मैं साथ ही साथ टेबल नंबर 3 भी बना रहा हूँ। आपको जब अगली टेबल बनाना है तो आपको पूरा फॉर्मेट फिर से बनाना पड़ेगा। ऊपर की जो सारी वैल्यूज है वो फिक्स होती है, सीजे की जो वैल्यू है वो फिक्स होती है, बाकी सारी वैल्यूज क्वेश्चन की कंडीशन के अकॉर्डिंग चेंज होती है। तो आप उसको बनाइए, मैं यहीं पे इसको यहीं पे बनाना स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले जो S2 है वो आपका आउटगोइंग वेरिएबल हो गया है। तो S2 आपका आउटगोइंग वेरिएबल हो गया है, दैट मींस कि S2 की वैल्यू को आपको इनकमिंग वेरिएबल से चेंज करना पड़ेगी। तो S2 जो आपका आउटगोइंग वेरिएबल है वो हो जाएगा x2, और x2 की जो वैल्यूज है वो एक वैल्यू कितनी है x2 की वेरिएबल्स में, सीजे में उसकी वैल्यू है 8। तो आप इसको रिप्लेस कर लीजिए। फिर नेक्स्ट आपको क्या करना है, आपको जो न्यू की रो मिल चुकी है उसको आपको यहाँ पर लिखना रहेगा। आप लिख लीजिए उसे, कितना हो जाएगा ये 40 रिप्लेस हो गया है 20 से, 0 0 ही है, 2 रिप्लेस हो चुका है 1 से, 2 रिप्लेस 1 को रिप्लेस किया हमने 1/2 से, -1 रिप्लेस हुआ है -1/2 से, और 1 रिप्लेस हुआ है 1/2 से। तो इस तरीके से आपको ये कुछ वैल्यू यहाँ पर मिलेंगी। तो पुरानी वाली जो की रो थी उसको हमने अभी चेंज कर लिया है। अब रो अदर देन की रो को छोड़कर जो बची हुई रो है उसको हमें चेंज करना है। तो उसको चेंज करने के लिए अब ये इतनी वैल्यू जो है ये 4 वैल्यू तो फिक्स हो जाएंगे, आपको सॉल्यूशन वैल्यू से वो वैल्यू चेंज करना पड़ेगी। तो उसके लिए आपके पास फॉर्मूला लिखा हुआ है बोर्ड पे ही। अगर आप R1 फिर से देखें, R1 आप फिर से अगर यहाँ बनाते हैं तो R1 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, R1 के लिए आपको लिखना पड़ेगा ओल्ड अदर की रो एलिमेंट। तो ओल्ड अदर की रो एलिमेंट कौन कौन से है, 21 1/2 1/2 और 0। तो आप यहाँ साइड में लिख लीजिए एक बार 21 1/2 1/2 21 1/2 1/2 एंड 0। फिर आप लगाइए माइनस साइन, माइनस 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 ब्रैकेट लगाइए। ठीक है, फिर आपको जो नई की रो के एलिमेंट मिल गए वो लिखना है आपको, न्यू एलिमेंट इन द की रो। तो कौन कौन से है वो, 20 0 1/2 -1/2 और 1/2। लिखिए यहाँ पर 20 0 1/2 -1/2 और +1/2। ठीक है, साथ में आपको मल्टीप्लाई करना है एलिमेंट इन द की कॉलम अदर देन की रो। की रो के अलावा जो एलिमेंट बचा हुआ था, की एलिमेंट के अलावा जो एलिमेंट आपकी पुरानी वाली अदर रो में बचा था वो कौन सा था, 1/2। तो उसका मल्टीप्लाई करना रहेगा 1/2 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 और इंटू 1/2। ठीक है, अब ये वैल्यूज आप सॉल्व करके यहाँ लिख लीजिए क्या रही। तो 20 -20 इंटू 1/2, 20 इंटू 1/2 दैट मींस 10, 20 -10 ये वैल्यू आपको मिल जाएगी 10। 1 -0 इंटू 1/2 तो 0 हो जाएगा, तो वैल्यू आ जाएगी 1। 1/2 -1/2 इंटू 1/2 1/2। ये थर्ड वाला जो एलिमेंट है 2 0 1/2 20 0 1/2 -1/2। तो इसको सॉल्व कीजिए तो कितना आ रहा है ये, ट्वेंटी वन 1/2 1/2 0। ठीक है, फिर 20 0 1/2
-1/2 प्लस 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2। और ये स्टेप चेक कीजिए फिर से एक बार, इस स्टेप को हम करते हैं, थोड़ा सा कुछ गड़बड़ लग रहा है। इसके पहले जो न्यू रो अदर देन की रो वाले एलिमेंट हमारे निकाले हैं 40/2, 40/2, 0/2, 40/2, 0/2, 2/2, -1/2, 1/2। देन वैल्यू आ रही है 20, 0, 1, -1/2 और 1/2। तो ये वैल्यूज तो सारी सही आ रही है हमारी। न्यू रो अदर देन की रो अगर हम देखते हैं तो ओल्ड अदर की रो एलिमेंट, ओल्ड अदर की रो एलिमेंट हमारे क्या क्या है? ओल्ड अदर की रो एलिमेंट हमें जो मिल रहे हैं वो है 40, 0, 20, 21, 1/2, 1/2 और 0, साथ में माइनस 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 माइनस। नए एलिमेंट जो आपको मिले हैं 20, 0, 1, -1/2 और +1/2। साथ में एलिमेंट आपको 1/2 का मल्टीप्लाई करना है तो 1/2, 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2। तो ये वैल्यू हो जाएगी -1/4 और 1/2 माइनस माइनस प्लस 1/4, 1/2 एंड 1/4, ये वैल्यू हो जाएगी 3/4। 1/2 माइनस 1/2, ये वैल्यू आपकी हो जाएगी 0। और 1 - 0 इंटू 1/2, ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 1 और ये वैल्यू आपकी हो जाएगी 10। ठीक है, तो आपको नए रो के एलिमेंट्स मिल गए हैं। तो अदर देन की रो जो एलिमेंट आपको चाहिए थे वो एलिमेंट्स आपको यहाँ पर मिल गए हैं। तो x1 वाले में जो है तो फर्स्ट वाली जो रो है, अब आप इसको एलिमेंट से चेंज कर सकते हैं। तो इस रो को जब हम एलिमेंट से चेंज कर रहे हैं तो यहाँ पर वैल्यू आपकी आएगी 10, 1, ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 0 और यहाँ पर आ जाएगी वैल्यू 3/4 और साथ में माइनस का 1/4, -1/4। इस टाइप से आपको पूरी वैल्यू यहाँ पर लिखना रहेगी। तो अभी आपने जो है दोनों रो कंप्लीट कर ली हैं, आपकी नई रोज जो थी वो भी मिल गई है। अब आपको यहाँ पर जेड की वैल्यू फाइंड आउट करना रहेगी। तो जेड के लिए आपको क्या करना रहेगा? आपको जेड के लिए पीपीयू वाला एलिमेंट जो है उसको करस्पॉन्डिंग कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। तो 10 इंटू 1 प्लस 8 इंटू 0, 10 इंटू 1 प्लस 8 इंटू 0। तो जेड की वैल्यू जो यहाँ पर आएगी वो वैल्यू हो जाएगी आपकी 10। फिर नेक्स्ट आपको करना है 10 इंटू 0 प्लस 8 इंटू 1/2, 8 इंटू, कुछ गलत लिखा है क्या? 20, 0, 1/2, 20, 0, ये वैल्यू 1 है एक्चुअली।
ठीक है, तो 10 इंटू 0 प्लस 8 इंटू 1, तो वैल्यू आपको मिल जाएगी 8। सिमिलरली 10 इंटू 3/4, 10 इंटू 3/4 प्लस 8 इंटू -1/2, इधर आप साइड में लिख लीजिए इसको, 10 इंटू 3/4 प्लस 10 इंटू 3/4 प्लस 8 इंटू -1/2, 8 इंटू -1/2। सॉल्व कीजिए कितना आ रहा है, तो ये वैल्यू आ रही है आई थिंक 7/2, 7/2। और लास्ट वाला है 10 इंटू -1/4 प्लस 8 इंटू 1/2, 10 इंटू -1/4 प्लस 8 इंटू 1/2, तो ये वैल्यू जो बन रही है वो आएगी आपकी 3/2, तो इसको लिख लीजिए 3/2। अब नेक्स्ट आपको निकालना है CJ माइनस ZJ वैल्यू, CJ माइनस ZJ वैल्यू। तो जब CJ माइनस ZJ की वैल्यू कर रहे हैं तो 10 माइनस 10 CJ माइनस ZJ की फर्स्ट वैल्यू आ जाएगी 0, 8 माइनस 8 ये वैल्यू भी आ जाएगी 0, 0 माइनस 7/2 तो ये वैल्यू आपके आ गई नेगेटिव, 0 माइनस 3/2 तो ये वैल्यू भी आपके आ गई नेगेटिव -3/2। ठीक है, तो ये यहाँ पर इसका अब आपको मिनिमम रेशियो निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इस कॉलम की लास्ट में आपको कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको जो CJ माइनस ZJ की वैल्यूज थी दोनों नेगेटिव वैल्यू यहाँ पर मिल चुकी है। तो जब नेगेटिव वैल्यूज मिल जाती है तब हम बोलते हैं कि जो हमारा सॉल्यूशन है वो ऑप्टिमम हो चुका है, अब इस सॉल्यूशन में हम और मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। तो फिर आपका जो आंसर रहेगा, आंसर क्या रहेगा आपके लिए, आपके लिए x1 की वैल्यू हो जाएगी 10 और x2 की वैल्यू हो जाएगी आपके लिए 8। तो 10 और 8 के लिए आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो जो भी आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है z, जैसे आपको मैक्सिमाइज करना था, मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 10x1 प्लस 8x2, इस टाइप से कुछ दिया है। तो आपको क्या करना है 10 इंटू x1, x1 वैल्यू कितनी आई आपकी 10 आई है, प्लस 8 इंटू x2, तो 8 इंटू x2, x2 की वैल्यू जो है सॉरी ये आपको यहाँ से नहीं देखना है, एक्चुअली यहाँ से देखते हैं हम सॉल्यूशन वैल्यू को हम चेक करेंगे। तो सॉल्यूशन वैल्यू आपकी x1 इक्वल टू 10 आ रहा है, यहाँ लिख लीजिए पहले x1 इक्वल टू 10 और x2 इक्वल टू 20, सॉल्यूशन वैल्यू को चेक करना है आपको। तो x1 इक्वल टू 10 और x2 इक्वल टू 20 वैल्यू आपकी आ जाएगी। तो इसमें जब रखते हैं हम x1 इक्वल टू 10 और x2 8 इंटू 20, सॉल्व करने पे आ रहा है 100 प्लस 160, तो 100 प्लस 160 कर रहे हैं तो ओवरऑल मैक्सिमाइजेशन की वैल्यू आ रही है 260। यहाँ पर हम z की वैल्यू लिख देंगे z इक्वल टू 260। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है। आपको कुछ डाउट होता है, डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं इसमें।